नमस्ते साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सेक्शन 43BH के अंतर्गत आने वाली इकाइयों से यदि आपने किसी तरह का कोई माल खरीदा है तो उसका बिल का भुगतान आपको कितने दिन में करना है। यहाँ संक्षेप में चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेक्शन 43BH में कौन सी इकाइयाँ आती है। ये MSME एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड इकाइयाँ हैं वो सेक्शन 43BH के अंतर्गत आती है। इसमें 4 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसे उद्यम पंजीकरण भी हम लोग बोलते हैं। पहला है ट्रेडर, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है स्मॉल और चौथा है मीडियम। इस MSME एक्ट के जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है 43BH, इसमें केवल 2 तरह की इकाइयों को कवर किया गया है, माइक्रो और स्मॉल। इसमें मीडियम भी नहीं है और ट्रेडर भी नहीं है। यदि आप किसी ट्रेडर से कोई माल खरीदते हैं, भले ही वो उद्यम में रजिस्टर्ड हो, जो ट्रेडर को रजिस्ट्रेशन दिया गया उद्यम में वो केवल मनी लेने फैसिलिटीज़ लेने के हिसाब से है। उस ऐसी इकाई से यदि आप कोई माल खरीदते हैं तो उस पर ये सेक्शन लागू नहीं है। ये सेक्शन केवल 2 स्थितियों में लागू होता है। या तो आपने जिस इकाई से माल खरीदा है वो माइक्रो में रजिस्टर्ड है या फिर स्मॉल में रजिस्टर्ड है। यदि वो मिडिल इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है, माइक्रो की डेफिनेशन क्या है, स्मॉल की डेफिनेशन क्या है, मीडियम की डेफिनेशन क्या है और ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है, इस बात को आप लोग बात जान ही चुके होंगे और कई वीडियोज़ में मैं ये बात बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें इस बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। केवल इतना सा बतला रहा हूँ, केवल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इसमें कवर होती है। यदि कोई भी व्यक्ति माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो कि उद्यम में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत इकाइयों की बात कर रहा हूँ, जो पंजीकृत नहीं है उन पर नियम लागू नहीं होगा। तो पंजीकृत इकाइयों से यदि आपने किसी भी तरह की कोई भी परचेजिंग की है और यदि किसी तरह का अनुबंध आप दोनों पक्षों के बीच में नहीं है तो उसके बिल का भुगतान आपको 15 दिन में करना होगा। और यदि अनुबंध है तो अनुबंध की अवधि में इसका भुगतान आपको करना होगा, जो किसी भी स्थिति में 45 डेज से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यानी 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, 25 दिन हो सकते हैं, 44 दिन हो सकते हैं, 45 दिन हो सकते हैं, मगर 46वां दिन नहीं हो सकता। लास्ट 45 डेज है एग्रीमेंट, इससे ऊपर का एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। तो आपको उस बिल का भुगतान 45 दिन में करना है। अब आज का वीडियो केवल यह बताने के लिए किया है कि इस 45 दिन की अवधि की गणना कैसे होगी या 15 दिन की अवधि की गणना कैसे होगी। इसमें बहुत एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट था, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक बात और है, इंटरेस्ट की भी बात है कि यदि आपने तय अवधि में नहीं किया भुगतान तो इस पे इंटरेस्ट, इस पक्ष को आज मैं चर्चा नहीं करूँगा। इंटरेस्ट वाली बात की चर्चा इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। केवल हमें गणना कैसे करनी है कि हमारी बिल की ड्यू डेट क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। सपोज कीजिए आपने अपने वेंडर को किसी चीज़ का ऑर्डर किया और उसने आपको 1 तारीख को उस माल की चालानी की, मगर वो माल आपको 5 तारीख को मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको उस बिल का भुगतान कब करना है? अहम प्रश्न ये है आज के इस वीडियो का। आपके और वेंडर के बीच में किसी तरह का कोई अनुबंध नहीं है पेमेंट को लेकर, यानी कि आपको उस बिल का पेमेंट 15 दिन की अवधि में करना है। चूँकि ये माल आपको 1 तारीख को रवाना हुआ है तो मोटा मोटी ये लगता है कि आपको इस बिल का भुगतान 15 तारीख को करना है, मगर इसमें एक प्रोविज़न है, इसको मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें माल के एक्सेप्टेंस की डेट से आपको 15 दिन में भुगतान करना है। अब एक्सेप्टेंस की डेट क्या है? जिस दिन आप एक्चुअली माल की डिलीवरी ले लेते हैं उस दिन से आपको 15 दिन के अंदर आपको उसका बिल का भुगतान करना है। इसमें आपको एक ग्रेस मिलता है, आपको बिल डेट से भुगतान करना आवश्यक नहीं है। अब यदि आपने किसी अलग अवधि का एग्रीमेंट किया है, जैसे मान लो आपने मैक्सिमम 45 डेज का एग्रीमेंट किया है और बिल 1 तारीख को है, तो बिल की 1 तारीख से 45 डेज में आपको पेमेंट करना है। ये 28, 29, 30 के जो महीने आते हैं, इस वजह से मैं इसको केवल सिंपल बता रहा हूँ कि बिल की तारीख से 45 दिन की अवधि में काउंट कर लीजिए आप, उसमें आपको पेमेंट करना है। पर इसमें फिर वही बात लागू होती है कि 45 दिन की अवधि काउंट कब होगी? जब आप माल को एक्चुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी यदि आपने 5 दिन माल बाद एक्सेप्ट किया माल को, तो आपको उस बिल का भुगतान बिल तिथि से नहीं, एक्सेप्टेंस की तिथि से 45 दिन में आपको उसका भुगतान करना है। अब कई लोगों ने मेरे को प्रश्न पूछा है
कि कहीं जो हमारा जो ओल्ड ड्यूज़ पार्टी का है क्या वो भी इसमें आता है? नहीं। जो 23-24 की अवधि में आपने जो भी परचेजिंग की है उस पर ये नियम लागू होगा और उससे आगे वाले सालों में भी ये नियम लागू होता रहेगा जब तक कि किसी तरह का संशोधन इसमें नहीं आ जाता है। इसमें ये कितना वाजिब है, कितना संशोधन इसमें होना चाहिए, ये इस बारे में मैं अपनी क्या राय रखता हूँ, आज उसकी कोई चर्चा नहीं करूँगा। चर्चा सिर्फ इस बात की है कि कानून हमें क्या कहता है। कानून के अनुसार हमको एक्सेप्टेंस की डेट के से 45 दिन में उस बिल का भुगतान करना है। अब कई लोगों का एक प्रश्न है, साहब मान लो माल जैसा हमने मंगाया वैसा नहीं आता है और माल में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है। तो एक हमारे दर्शक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसके लिए प्रोविज़न भी है कानून में कि यदि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट जब तक रेज नहीं हो जाता है, यानी आपके डिस्प्यूट का कोई समाधान नहीं हो जाता है, दोनों पक्षों के बीच में उस माल को लेकर किसी तरह की सहमति नहीं बनती है, या तो माल रिटर्न होता है या फिर आप माल रख लेते हैं। यदि माल रख लेते हैं तो जो जिस दिन आपका डिस्प्यूट सुलटा है, जिस दिन आपके डिस्प्यूट का निपटारा हुआ है, उस दिन से एज पर एग्रीमेंट की अवधि, एज पर एग्रीमेंट की अवधि क्या है? ये 15 दिन भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है और 45 दिन भी हो सकती है, 46 दिन नहीं हो सकती, 46 डेज नहीं हो सकते। तो ये जैसा दोनों पक्षों के बीच में समझौता होता हो उस अवधि में आपको इसका भुगतान करना है। इस कहने का मतलब ये है कि यदि माल डिस्प्यूटेड है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट पड़ गया है, तो आप उस बिल का पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। तब तक लायबल नहीं है जब तक कि उसका कोई समाधान नहीं हो जाता, और समाधान की तिथि से आपको उस बिल का भुगतान एज पर एग्रीमेंट आपको करना है। आज के वीडियो का सारांश यही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सारगर्भित जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में मैं ये बतलाऊंगा आपको कि मैं इस सेक्शन के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी अपनी क्या राय है, क्या सरकार इसके अतिरिक्त और कोई प्रोविज़न नहीं कर सकती थी जिससे समस्या भी नहीं रहती और व्यापार भी बराबर चलता रहता। इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।